Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। ठीक है, तो जब चार्ज रेस्ट में हो और कंडक्टर, तो कंडक्टर के भीतर चार्ज अगर रेस्ट में है तब, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब कि व्हेन द चार्ज कैरियर्स आर इन रेस्ट। ओके, तो मीनिंग हुआ टॉपिक का कि कंडक्टर है, कंडक्टर के भीतर चार्ज जो कैरियर्स है अगर वो रेस्ट में है तब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होगा। और उस कंडीशन में कंडक्टर किन किन प्रॉपर्टीज को शो करता है। ठीक है, तो दिस इज योर टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में देखेंगे कि कंडक्टर है क्या और उसके भीतर का सिचुएशन कैसा है। ठीक है, इनसाइड कंडक्टर क्या सिचुएशन। तो देखिए कंडक्टर को हम लोग पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक कंडक्टर होगा मेटालिक कंडक्टर और दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दो तरह का कंडक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मेटालिक कंडक्टर नाम से ही स्पष्ट है कि जितना मेटल्स है वो सब मेटालिक कंडक्टर है, मेटल के रूप में हो ये कंडक्टर। तो इस मेटालिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, ओनली निगेटिव चार्जेज आर फ्री टू मूव। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर में आपके पास चार्ज कैरियर्स के रूप में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो ये एक साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा ये प्रूव किया गया था, जिसका हम लोग हॉल्स इफेक्ट बोलते हैं। इस हॉल्स इफेक्ट में ये पता चलता है कि केवल निगेटिव चार्ज ही है वो मूव कर सकता है मेटालिक कंडक्टर के भीतर। तो पहला सिचुएशन तो ये है कि मेटालिक कंडक्टर के भीतर सिर्फ निगेटिव चार्ज फ्री है मूव होने के लिए। अब सेकेंड कंडीशन है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का। इसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहेंगे हम लोग? तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब हुआ जिसका एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी में अगर हम उसको घुला ले तो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। और वो सॉल्यूशन अगर कंडक्टर्स हो इलेक्ट्रिसिटी का और उस सॉल्यूशन से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो वो फ्लो कर सके तो वो मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहलाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, जितना भी स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH है, KOH है, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो साल्ट बनेगा NaCl, KCl, ये सब आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है। कैसे? तो अगर इसको हम पानी में घुलाएंगे तो ये आयंस में टूट जाएगा, H+Cl-। HCl को अगर ब्रेक करें HNO3 तो H+NO3-। तो इसमें दोनों तरह का चार्ज मौजूद है, दोनों आयन है, पॉजिटिव आयन है, निगेटिव आयन है। ठीक है, तो अब अगर हम इससे करंट को फ्लो करवाएं तो यहाँ दोनों तरह का चार्ज मौजूद है। यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज फ्री है मूव करने के लिए। ठीक है, तो जैसे हम एक कंटेनर लें और इस कंटेनर में हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले लें। तो जैसे मान लीजिए हम NaCl का ही सॉल्यूशन लेते हैं, तो NaCl Na+ और Cl- के रूप में ब्रेक हो जाएगा, आयंस के रूप में टूट गया ये। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में Na+ और Cl- दोनों पॉजिटिव और निगेटिव आयंस मौजूद है। अब अगर हम दो इलेक्ट्रोड ले लें, एक प्लेट इधर ले लें और एक प्लेट इधर ले लें, और इन दोनों प्लेट को हम किसी सेल से कनेक्ट कर दें, मान लीजिए किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो इधर वाला प्लेट ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इधर वाला निगेटिवली चार्ज हो गया, माने निगेटिव प्लेट हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट। तो अब जो पॉजिटिव आयन है Na+, ये निगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होगा तो ये इधर चलना शुरू कर देगा, और Cl- जो निगेटिव आयन है ये उल्टे दिशा में पॉजिटिव प्लेट की ओर आने लगेगा। तो यहाँ बोथ चार्जेज आर फ्री टू मूव। तो पहली बात हम लोग कंडक्टर के बारे में जान गए कि ये दो तरह का कंडक्टर है, एक मेटालिक कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर।
तो एक्चुअली हम लोग अभी मेटालिक कंडक्टर के बारे में ही देखेंगे कि मेटल के भीतर एक्चुअली क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो अब पहले हम लोग किसी मेटल को लें, जैसे मान लेते हैं कोई हम कॉपर वायर लेते हैं। अब इसका इंटरनल सिचुएशन क्या है पहले उस पर हम इमेजिन करें। ठीक है, तो मान लेते हैं हम एक कंडक्टर लिए जो कॉपर वायर के रूप में है। ठीक है, कॉपर वायर ले लिए, तो कॉपर वायर में इसका डिफरेंट एटम सब होगा, तो मान लीजिए सब इसका एटम सब है। ठीक है, अब इसमें से हम कोई एक एटम निकाल के देखें, एक एटम का क्या सिचुएशन है। तो एक एटम की अगर हम बात करेंगे तो इस एटम के भीतर इसका न्यूक्लियस होगा। इस न्यूक्लियस पे जितने भी प्रोटॉन है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये भीतर सिचुएटेड होगा, और जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूम रहा होगा। ठीक है, ये एक एटम का सिचुएशन। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ, नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, चूंकि ये न्यूक्लियस से अटैच्ड है, बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। ये इस न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है, ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के कारण ही इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो ये तो हुआ एक एटम की कहानी। ठीक है, एक एटम अगर हम लेंगे तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से बाउंड है, ये फ्री नहीं है, ये इसको छोड़ के नहीं जा सकता है, इसको इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना है। ठीक है, तो ये एक एटम की कहानी है। लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ एटम्स लें, कोई भी हम स्पेसिमेन लेंगे अगर वायर का, तो उसमें तो एक एटम है नहीं, बहुत सारा एटम है। तो जब ग्रुप ऑफ एटम्स की बात अगर करें, हम यहाँ से ग्रुप ऑफ एटम्स ले लिए, बहुत सारे एटम्स के समूह की अगर बात करें तो सिचुएशन फिर बदल जाएगा। तो क्या बदलेगा, तो देखिए हम लोग ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए पहला एटम तो था ही यहाँ, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये पहला एटम है। अगर हम इसके बगल में दूसरा एटम डाल दें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आप दूसरे एटम को इसके नज़दीक लाते हैं तो नया इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, न्यू इंटरेक्शन विल स्टार्ट। तो नया इंटरेक्शन क्या होगा, तो आप देखिए इसका जो न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है और इसका न्यूक्लियस ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इन दोनों के बीच रिपल्सन शुरू हो जाएगा। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन ये निगेटिवली चार्ज है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच भी रिपल्सन शुरू हो जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन जो पहले सिर्फ एक न्यूक्लियस से अटैच था, अब इसके न्यूक्लियस से भी अटैच हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन पहले अपने न्यूक्लियस से अटैच था, अब इसको इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा। तो देख रहे हैं हम 4 नया इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया। ओके, ये हुआ 2 एटम की कहानी। अगर हम तीसरा एटम लाएं तो फिर इन दोनों एटम के बीच भी इंटरेक्शन स्टार्ट, इन दोनों एटम के बीच भी इंटरेक्शन स्टार्ट। अगर हम चौथा लाएं तो फिर इन तीनों के बीच इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। तो देयर विल बी इंटरेक्शन अमॉन्ग ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो नए तरह का अट्रैक्शन और रिपल्सन लगने लगेगा। अब पहले जो इलेक्ट्रॉन था उसको सिर्फ एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था, अब इस इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन महसूस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या मीनिंग हुआ, मीनिंग ये हुआ कि अगर हम ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो सिचुएशन बदल जाएगा, नया इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सारे ही इंटरेक्शंस का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या कि इन सारे ही अट्रैक्शंस का जो कंबाइंड इफेक्ट हुआ, ऑल इंटरेक्शंस का जो कंबाइंड इफेक्ट है, ठीक है, वो कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं क्या कि न्यूक्लियस जो भी एटम है उस हर एक एटम से एक या दो इलेक्ट्रॉन अब बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, इसको चूंकि चारों तरफ से जो सराउंडिंग एटम्स है उन सब का अट्रैक्शन रिपल्सन सब महसूस करना पड़ रहा है, तो इससे ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के बाहर निकल गए। तब इसका नाम हम लोग देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 1 2
अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये अब फ्री है। फ्री का मतलब हो गया कि पहले जो एक एटम से अटैच था उसी के चारों तरफ घूमना था इसको, अब ऐसी बात नहीं है, ये फ्री है। अब इस एटम से ये बाउंडेड नहीं है, बल्कि थ्रू आउट द स्पेसमैन ये घूमने के लिए स्वतंत्र हो गया। बिकम्स फ्री टू मूव थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्पेसमैन, मीन्स डज नॉट रिमेन अटैच टू ए पर्टिकुलर एटम। एक खास एटम से ये अटैच नहीं है, बल्कि थ्रू आउट द वॉल्यूम ये घूमने के लिए स्वतंत्र हो गया। अब जब एटम इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो आपके पास बचेगा क्या? तो बचेगा जो, उसका नाम हम लोग केर्नेल देंगे। तो ये एक्चुअली क्या है, तो न्यूक्लियस होगा आपके पास और इनर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, और भीतर वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर नहीं निकला है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो इनर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स बच जाएगा। तो न्यूक्लियस और जो इनर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स है, इन सब को कंबाइंडली हम लोग केर्नेल का नाम देंगे। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो ये एटम का जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, तो ऐसा होने के बाद अब कंडक्टर के भीतर कैसा सिचुएशन बनेगा? तो अब सिचुएशन जो बनेगा वो आपका इस शेप में आ जाएगा। अब जो भी हम कंडक्टर ले रहे हैं, जो कॉपर वायर लिए थे, उसमें अब सिचुएशन क्या है, तो एक पॉजिटिवली चार्ज केर्नेल और उससे जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज केर्नेल और फ्री इलेक्ट्रॉन, चार्ज केर्नेल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, इस रूप में अब ये कंडक्टर मौजूद है। ठीक है, तो केर्नेल और इलेक्ट्रॉन्स के समूह के रूप में है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेस्ट में नहीं है, बल्कि ये जिग-जैग मोशन में है, इधर उधर बार बार घूम रहा है, जिग-जैग मोशन में। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जिग-जैग मोशन में है, या इसको कहें रैंडम मोशन में है। जैसे हम गैस में देखते हैं कि गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है ये सब रैंडम मोशन में होता है, इधर उधर जिग-जैग वे में चलता रहता है, रेस्ट में नहीं होता है। ठीक है, और ये बार बार डिफरेंट मॉलिक्यूल से भी टकराते रहता है और कंटेनर के वाल से भी टकराता रहता है। तो उसी तरह हम यहाँ कह सकते हैं कि कंडक्टर के भीतर एक इलेक्ट्रॉन गैस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गैस के रूप में मौजूद है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहा है तो केर्नेल से भी टकराता रहेगा, कॉलिजन्स विद द केर्नेल एंड विद अदर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इंटरनल सिचुएशन है। ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन हो रहा है, तो देयर इज नो नेट डायरेक्टेड मोशन, कोई दिशा नहीं है, ये जिगजैग है, ये रैंडम है, दिशा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस वायर को कहीं से कट करें, लाइन अगर एक ड्रॉ कर लें और यहाँ खड़े होकर वॉच करें कितना इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट आ रहा है इन ए गिवन टाइम इंटरवल, सपोज फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट हम वॉच करें और देखें कि कितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट गया और राइट से लेफ्ट आया, तो यू विल फाइंड दैट दी बोथ आर सेम। जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा है उतना ही राइट से लेफ्ट आ रहा है। इसका मतलब किसी भी खास दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी भी दिशा में इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको मोशन है लेकिन दिशा नहीं है, दिशाहीन मोशन है, नो नेट डायरेक्टेड मोशन। ठीक है, इसको हम एक स्कूल कैंपस से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए स्कूल कैंपस है और स्कूल कैंपस में मॉर्निंग असेंबली से पहले, बिफोर द बेल, घंटी लगने से पहले देखिए तो आप देखेंगे पूरा कैंपस आपको जिगजैग नजर आएगा। कोई बच्चा इधर टॉयलेट जा रहा है, कोई बच्चा फी जमा कर रहा है, कोई ऑफिस में प्रिंसिपल से मिल रहा है, कोई अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहा है, कोई मॉर्निंग असेंबली की तैयारी में है। तो मतलब आप अगर कहीं पे खड़ा होकर वॉच करें तो दी होल कैंपस विल बी लुक लाइक जिगजैग, बिल्कुल रैंडम नजर आएगा, अस्त व्यस्तता नजर आएगी। ठीक है, वही सिचुएशन इस कंडक्टर के भीतर है। अभी हम देखेंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन इधर उधर जिगजैग वे में चल रहा है, कोई दिशा नहीं। लेकिन बेल बजा दीजिए, आफ्टर द बेल क्या होगा, तो अब जो बच्चे जहाँ रहेंगे वो सब एक खास दिशा में चलने लगेंगे। जैसे घंटी लगेगी वो एक खास दिशा में मूव करेंगे और मूव करके आपके
असेंबली ग्राउंड में वो जाने लगेंगे। तो सब अब एक खास दिशा मिल गई, बेल बजने से सारे बच्चों को एक दिशा मिल गई, वो जहाँ है वहीं से चलेंगे और असेंबली ग्राउंड में असेंबल होने लगेंगे। तो बेल बजने के बाद एक दिशा मिल गई, ठीक है, पहले जिगजैग था, अब दिशा मिल गई। तो हम यही काम कंडक्टर में करें, कंडक्टर में भी बेल बजा दे। तो कंडक्टर में बेल बजाने का मीनिंग क्या है कि कंडक्टर को हम एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दें, एक सेल से जोड़ दें। तो जैसे ही सेल से जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ये पॉजिटिव, एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाएगा, दूसरा एंड निगेटिव टर्मिनल पे। तो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव हो गया, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है जिस पे निगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन जहां है वो सब पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होने लगेगा और इधर चलने लगेगा। तो अब एक दिशा मिल गई। तो जैसे ही आप बेल बजाते हैं, मतलब एक एक्सटर्नल सेल से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, मतलब इसके दोनों टर्मिनल पे अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करा देते हैं, तब जो ये जो इलेक्ट्रॉन का जिगजैग मोशन था वो एक डायरेक्टेड मोशन में बदल गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए तो नेट डायरेक्टेड मोशन हो गया। तो जब एक खास दिशा में चलने लगेगा चार्ज का फ्लो, तब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है सो फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मेशन के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट ये हम लोग फिर इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग को देखना था इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, कि मतलब कोई दिशा नहीं है, मतलब हमने बेल अभी नहीं बजाया है, मतलब हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है, तब कंडक्टर के भीतर का क्या सिचुएशन है। ओके, तो उम्मीद है अभी तक आप समझ गए कि कंडक्टर के भीतर का सिचुएशन कैसा है, ठीक है। अब हम इसी का नाम हम लोग देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, कि मतलब अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है। जैसे ही ये लगाएंगे तो करंट फ्लो करने लगेगा, तो मेरा टॉपिक बदल जाएगा, तब इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन देख रहे हैं, मतलब चार्ज कैरियर रेस्ट में है, उन्हें कोई खास दिशा नहीं मिली है चलने की। तो इस कंडीशन में कंडक्टर क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाएगा, दिस इज द टॉपिक। तो हम देखते हैं क्या कि इस कंडीशन में जो कंडक्टर है वो 6 प्रॉपर्टी को शो करता है। अब एक एक करके हम इन प्रॉपर्टीज को देखें। तो जो पहली प्रॉपर्टी है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के भीतर अगर आप फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो वो जीरो होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टर इज ए फील्ड फ्री रीजन। कोई भी कंडक्टर अगर है तो वो फील्ड से फ्री है, ठीक है, मतलब उसके भीतर फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। तो एक कंडक्टर इज ए फील्ड फ्री रीजन। तो कैसे देखेंगे इसको, तो मान लेते हैं आप 2 प्लेट लेते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर एक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हो गया, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं ई एक्सटर्नल। ये बाहर से हमने फील्ड बना लिया, ठीक है। अब इस फील्ड के भीतर हम एक कंडक्टर रखते हैं, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का, ठीक है, कंडक्टर रख लिए। अब इस कंडक्टर के भीतर क्या होगा, तो आप जानते हैं कंडक्टर के भीतर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री है चलने के लिए। तो अब जो जो इलेक्ट्रॉन है वो सब पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होगा। कैसे अट्रैक्ट होगा, तो आप जानते हैं ई का वैल्यू जो होता है वो F/Q0 होता है, ठीक है। तो इसको अब हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Q0 इंटू ई। इट मीन्स दैट अगर हम चार्ज पार्टिकल को फील्ड में रखेंगे तो एक फोर्स लगेगा, और ये अगर पॉजिटिव है तो ई के दिशा में लगेगा, निगेटिव है तो ई के अपोजिट दिशा में लगेगा। तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे है वो निगेटिव है, तो ई के उल्टे दिशा में फोर्स लगेगा। ई हमने बनाया प्लस से माइनस की ओर, तो उल्टे दिशा में फोर्स लगेगा। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब उल्टे दिशा में आया और इस साइड एक्यूमुलेट हो गया। तो इस साइड इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो गया, और इधर जिस जिस केर्नल से इलेक्ट्रॉन आया था वो सब इस साइड आ जाएगा। तो
तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड अपोजिट साइड और नेगेटिव चार्ज इस साइड जब एक्यूमुलेट हो गया तो हम क्या देखेंगे कि इस कंडक्टर के भीतर एक इंटरनल फील्ड हो गया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन और नेगेटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन के कारण एक इंटरनल फील्ड बन गया ई इंटरनल। ठीक है, तो अब नेट फील्ड क्या होगा, तो देखते हैं क्या कि ई एक्सटर्नल और ई इंटरनल ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। जितना बाहर का फील्ड है उतना ही भीतर क्रिएट होगा, और जब तक ये इक्वल नहीं होगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो कुछ देर के लिए मोमेंटरली देयर विल बी ए करंट, लेकिन कुछ ही देर में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ जाएगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएगा और हम देखेंगे क्या कि जितना एक्सटर्नल फील्ड है उतना ही इंटरनल फील्ड भी क्रिएट हो गया और नेट फील्ड मेरा भीतर 0 हो गया। ठीक है, तो नाउ दिस इज कॉल्ड दैट ए कंडक्टर इज ए फील्ड फ्री रीजन। चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री है तो जब तक भीतर का फील्ड 0 नहीं होगा तभी तक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तभी तक करंट का फॉर्मेशन होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आया तो भीतर फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी शोन बाय ए कंडक्टर। कंडक्टर इज ए फील्ड फ्री रीजन। अब देखिए, अब इसमें क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी कंडक्टर को एक्सेस चार्ज देते हैं, ऊपर से बाहर से चार्ज दे दीजिएगा, तो वो सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे रिसाइड करेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक कंडक्टर लिए, इस कंडक्टर के ऊपर हमने चार्ज किसी भी आर्बिट्ररी शेप का ले सकते हैं, इस पे हमने चार्ज डाल दिया +Q। ठीक है, तो ये +Q इसके बाहर वाले सरफेस पे रिसाइड करता है। इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं गॉसेज लॉ को यूज करके। ठीक है, कैसे, तो इस सरफेस से ठीक भीतर सटा हुआ एक हम गॉसियन सरफेस इमेजिन करें। ठीक है, गॉसियन सरफेस इमेजिन करें ठीक इससे सटा हुआ सरफेस के इनसाइड और गॉसेज लॉ को लगाएं। तो गॉसेज लॉ से आप पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन E.ds 1/ε0 इंटू Q नेट होता है। ठीक है, तो अब देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के भीतर तो फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, तो E.ds जो होगा ये टर्म 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो 1/ε0 इंटू Q नेट, तो नेट चार्ज हम निकालेंगे तो वो आ गया Q नेट 0। मतलब हमने जो गॉसियन सरफेस चुना है, इस सरफेस के भीतर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, नो चार्ज। ठीक है, तो हमने तो चार्ज दिया था +Q, तो वो कहाँ गया, तो वो इस सरफेस से बाहर होगा। इसका मतलब इट रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। तो दस एक्सिस चार्ज रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो वो सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है। उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब कंडक्टर का जो सरफेस है, कोई भी कंडक्टर हम लेंगे, इसका सरफेस जो है पूरा सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब कि इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल एक ही है। जो सरफेस पे है वही भीतर का पोटेंशियल होगा, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर इज द सेम। अब इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस के डिफाइनिंग इक्वेशन से स्टार्ट कीजिए। आप पढ़े थे VB माइनस VA, मतलब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। VB माइनस VA दैट वाज गिवन बाय माइनस इंटीग्रेशन E.dl फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो फ्रॉम A टू B। हम B में से A को घटा रहे हैं, इसका माने A से B हमें जाना है। तो A पॉइंट हम मान लीजिए कहीं सरफेस पे ले लिए A पॉइंट, और B भीतर का कोई इंटरनल पॉइंट ले लिए B। अब A से B आपको आना है। ठीक है, तो आइए, तो आप भीतर तो जान रहे हैं कि भीतर E का वैल्यू 0 है, तो ये टर्म आपका पूरा 0 आ जाएगा। तो VB माइनस VA का वैल्यू 0 हो गया, मतलब VB इज इक्वल टू VA, मतलब जो B पॉइंट का पोटेंशियल है वही A पॉइंट का पोटेंशियल। इट मीन्स दैट कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर के प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब देखिए जो चौथा प्रॉपर्टी है
वो है जो फील्ड इंटेंसिटी की दिशा होगी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो मान लीजिए कोई आप कंडक्टर बनाते हैं किसी भी आर्बिट्ररी शेप का, और इसके किसी भी पॉइंट पे आप फील्ड इंटेंसिटी की दिशा देखेंगे तो इस पॉइंट पे ये 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें और उस पर ई की दिशा हमेशा 90, कहीं भी निकालेंगे तो ई की दिशा हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा? तो मान लीजिए अगर ई परपेंडिकुलर नहीं है किसी दिशा में, सपोज इस दिशा में ई लग रहा है, तो इस दिशा में ई है तो इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस हम निकाल सकते हैं। तो ई का एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस हो गया, तो हमें कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर हम चार्ज बॉडी को अलोंग द सरफेस मूव कराएं तो यू विल हैव टू डू सर्टेन वर्क। क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, सबका पोटेंशियल इक्वल होता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब कि ई एंगल बना के नहीं होगा, ई हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर दिशा होने पे ही अलोंग द सरफेस कंपोनेंट जीरो होगा। ठीक है, तो फील्ड इंटेंसिटी की दिशा हमेशा सरफेस पे 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे कि अगर ये नॉर्मल नहीं है सरफेस पे तो इसका सम कंपोनेंट काम करेगा अलोंग द सरफेस एंड वी विल हैव टू डू सम वर्क। लेकिन कोई वर्क नहीं करना पड़ता है इन मूविंग ए चार्ज बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो ई मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। अब पांचवी प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी कंडक्टर के नज़दीक हम फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाल के देखें। तो मान लीजिए कोई कंडक्टर है किसी भी आर्बिट्ररी शेप का, इसका हम सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा। इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, इसके यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज मौजूद है। अब इस कंडक्टर के नज़दीक में हम कोई पॉइंट पी चुनते हैं, इस पी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू चाहते हैं। तो क्या करेंगे, गॉसेस लॉ लगाएंगे। तो गॉसेस लॉ लगाते हैं तो हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं जिसका हाफ पोर्शन कंडक्टर के भीतर है और आधा पोर्शन बाहर है। ठीक है, तो आप पढ़े हैं क्या कि ई की दिशा हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ई की दिशा हमेशा इस साइड होगा, और भीतर कंडक्टर के भीतर ई जीरो होता है, तो भीतर तो फील्ड है ही नहीं, ई का वैल्यू जीरो आ रहा है। ठीक है, तो अब इस कंडक्टर को हम 3 सरफेस में बांट दिए। एक पहला इधर का प्लेन सरफेस, इधर का दूसरा प्लेन सरफेस, और ये तीसरा कर्व सरफेस जो टेढ़ा वाला सरफेस है। तो आप गॉसेस लॉ आप लगाइए। तो पहले सरफेस पे देखेंगे कि जो डीएस हम चुनेंगे तो डीएस की दिशा और ई की दिशा एक ही है, तो एंगल जीरो हुआ। दूसरे सरफेस पे डीएस तो बाहर की ओर है लेकिन ई ही नहीं है, तो ये जीरो है ऑलरेडी। और तीसरे सरफेस पे जो डीएस सेलेक्ट करेंगे तो डीएस की दिशा और ई की दिशा के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इन तीनों सरफेस को हम लोग अगर हम गॉसेस लॉ लगा के इंटीग्रेट कर लें तो आपको ई का वैल्यू आ जाएगा। देखिए अब कैसे निकालेंगे। तो ई का वैल्यू हम निकाल रहे हैं गॉसेस लॉ से। ठीक है, तो गॉसेस लॉ इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस 1/ε0 इंटू क्यू नेट। इसको पहले सरफेस, ये क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन था, अब इसको पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरे सरफेस पे निकाल दिए, सेपरेट कर दिए, 1/ε0 इंटू क्यू नेट हो गया। अब पहले सरफेस पे क्या आएगा, तो पहले सरफेस पे आप देखे हैं कि ई और डी एस के बीच का एंगल जीरो है, तो ये आ गया पहले सरफेस पे ई डी एस। सेकेंड सरफेस भीतर है तो वहाँ ई जीरो है, और थर्ड सरफेस पे ऑलरेडी 90 का एंगल बन रहा है तो ये भी जीरो है। तो ये दो टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ पहले सरफेस पे आएगा। तो ई और डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका प्लेन कैप का एरिया आएगा, तो एरिया हम ए मान लें, तो ई इंटू ए आ गया इधर, और इधर 1/ε0 नेट चार्ज कितना है। तो आप देखे हैं कि कंडक्टर से हम यहाँ पे जो एरिया ए लिए हैं, जो सिलेंडर बनाए हैं, उस सिलेंडर का जो प्लेन कैप का एरिया ए है, ये इतना ही एरिया आप यहाँ कट कर रहे हैं। तो इस एरिया पे कितना चार्ज है,
तो इस एरिया पे चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, चूँकि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी आप मान चुके हैं, तो सिग्मा इंटू ए। अब ए से काट लीजिए तो ई का वैल्यू आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। तो किसी भी कंडक्टर के ठीक बगल में जो फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो होगा। ओके, तो नाउ दिस इज योर फिफ्थ प्रॉपर्टी। और एक अंतिम प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड का मतलब क्या है? शील्ड का मतलब है ढाल, सुरक्षा कवच। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर कोई कंडक्टर हम ले लें और इसके भीतर एक सुरंग बना लें, एक भीतर हम जाके एक सुरंग बना के यहाँ पे एक कैविटी बना ली। ठीक है, अब मान लीजिए ये सारा आपका सॉलिड पोर्शन है उस कंडक्टर का, या हॉलो भी हो सकता है, उससे कोई फर्क। तो एक कंडक्टर लिए और उसके भीतर हम सुरंग बना लिए। तो आपको पता है कि कंडक्टर इज ए फील्ड फ्री रीजन। आप इसके भीतर फील्ड इंटेंसिटी होगा जीरो। आप इसको बाहर के फील्ड में डालिए तब भी भीतर फील्ड इंटेंसिटी जीरो। आप इस पे जो चार्ज डालना है डालिए, तो वो चार्ज इसके आउटर सरफेस पे रिसाइड करेगा, भीतर फील्ड इंटेंसिटी जीरो। तो इन ऑल दीज केसेज you will find that this cavity is free from outside electrical influence। ये जो जगह है वो बाहर के इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से स्वतंत्र है, फ्री है। ठीक है, तो ये एक तरह से रक्षा कवच आपका बन गया। आप इस जगह में इन कर सकते हैं और बाहर का इलेक्ट्रिकल प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो कंडक्टर के भीतर का जो कैविटी है, ये कैविटी बाहर के इलेक्ट्रिकल प्रभाव से फ्री रहता है, स्वतंत्र रहता है। तो ये एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हैं अपने एपरेटस को बचा के रखने के लिए। बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंटल एपरेटस है जो बाहर के प्रभाव से उसको अगर हमको सुरक्षित रखना है तो उसे हम इसी कैविटी के भीतर रखते हैं। ठीक है, तो दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको आप एक्सप्लेन करके लिख भी सकते हैं कि जो फील्ड इंटेंसिटी है इनसाइड ए कैविटी, ठीक है, कैविटी के भीतर का इंटेंसिटी देखिए, इनसाइड ए कैविटी इज जीरो, ये हमेशा जीरो है। कैविटी जो है किसी भी कंडक्टर का, उसमें जो फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो है। इसका शेप एंड साइज कैसा भी हो और कोई भी चार्ज का अमाउंट आप दीजिए या बाहर का कोई भी एक्सटर्नल फील्ड लगाइए, ये जो रीजन है वो फील्ड इंटेंसिटी से फ्री है। ठीक है, इसी का नाम हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। Thus the cavity inside a conductor is free from outside electrical influences. This is called electrostatic shielding। और इस शील्डिंग को हम लोग यूज करते हैं किस काम के लिए? तो इसके लिए हम लोग जितना भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स सीख गए हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर अब कैसे बिहेव करेगा, कंडक्टर कैसे बिहेव करता था, ये सीख गए। अब इंसुलेटर की बारी है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।